नमस्कार दोस्तों, विलेजर इन्वेस्टर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनएससी के अनलिस्टेड शेयर को कैसे बाय कर सकते हैं। इंडिया में दो मेन एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके तो जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, उनको हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाय और सेल कर सकते हैं। पर जो एनएससी के शेयर हैं वो अनलिस्टेड मार्केट में हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। तो अनलिस्टेड जो शेयर हैं एनएससी के, उनको कैसे बाय कर सकते हैं और वैल्यूएशन वगैरह क्या है उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। कुछ दिन पहले ये बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज़ आई थी कि एनएससी का प्राइस अप्रोक्सीमेट 30% अनलिस्टेड मार्केट में इंक्रीज हो गया है बोनस और डिविडेंड के कारण। तो इसमें क्या हुआ था, 3 मई को एनएससी के रिजल्ट्स आए थे। तो उस टाइम पे जो एनएससी के बोर्ड ने 90 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था और 4 के बदले एक शेयर के बदले 4 बोनस शेयर मिलेंगे, इसका डिक्लेरेशन किया था। तो उसके बाद जो एनएससी का प्राइस है अनलिस्टेड मार्केट में वो लगभग 4,500 रुपये से एकदम 6,000 रुपये के आसपास पहुंच गया था। एक बार ये देख लेते हैं कि जो एनएससी के जो फाइनेंस रिलेटेड जानकारी है वो हमें कहाँ से मिल सकती है। इसमें हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है। एक बार देख लें कि एनएससी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है वो हमें कहाँ से मिल सकता है। ये एनएससी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सबसे नीचे एक इन्वेस्टर रिलेशन की एक टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। ये इसमें सबसे नीचे इन्वेस्टर रिलेशंस करके एक टैब है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा इन्वेस्टर रिलेशंस। इसके अंदर जो भी शेयर होल्डर्स के लिए जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी इसमें मिल जाती है। जैसे कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट आता है क्वार्टरली या एनुअली, कुछ भी इंटीमेशन आता है, अनाउंसमेंट्स कुछ हैं, तो वो सारी इन्वेस्टर रिलेशन वाले सेक्शन में पूरा मिल जाता है। जैसे ये अभी ओपन हो गया है, ये बोर्ड मीटिंग्स कब कब हुई थी वो सारा डिटेल्स हैं इसमें। जैसे एनुअल रिपोर्ट्स भी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग कब हुई थी, सारी चीज़ हैं। जैसे फाइनेंशियल पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें फिर जो भी ये अभी एनुअल रिजल्ट आया था उसके बारे में दिख जाएगा। और इसमें शेयर होल्डिंग्स में एज ऑन टुडे, मतलब कि 31 जो मार्च का शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है वो क्या था उसका भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि टोटल कितने इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड थे। जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह में आप पूरा चेक कर सकते हैं कि भी मार्च 31 को क्या इसके रिजल्ट्स आए थे। इसमें इन्वेस्टर रिलेशन वाले में आप इससे रिलेटेड एनएससी जो शेयर्स हैं उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। चलो अभी देख लेते हैं कि एनएससी के अनलिस्टेड शेयर को कैसे बाय कर सकते हैं। हाउ टू बाई एनएससी अनलिस्टेड शेयर। पहले तो एक बार देख लेते हैं कि एनएससी का रिजल्ट्स कैसा है। तो अभी रिसेंटली एनएससी ने क्या किया, एक शेयर पर 90 रुपये डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है और दूसरा एक शेयर के बदले 4 बोनस शेयर मिलेंगे उसका भी रिकमेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जो 3 मई को मीटिंग हुई थी, जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे एनएससी के।
तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि एनएससी का रिवेन्यू और पैट ग्रोथ क्या चल रही है पिछले 3-4 सालों में। ये FY20 में इसका रिवेन्यू 3897 करोड़ था। इसके बाद FY21 में 6202 करोड़ हो गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर 59% की ग्रोथ है। ऐसे ही FY22 में 43% की ग्रोथ है और FY23 में 43% की। और अभी रिसेंटली जो FY24 के रिजल्ट आए हैं उसमें टोटल रिवेन्यू 16,431 करोड़ हो गया। ये 28% की ग्रोथ है FY23 के कंपैरिजन में। इस साल क्या हुआ है, एक सेटलमेंट गारंटी फंड होता है SGF, उसमें एनएससी ने 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जमा किए हैं। उसमें पहले जो सेटलमेंट गारंटी फंड था उसका कॉर्पस 5000 करोड़ रुपीस था। अभी सेबी ने बोल दिया कि उसको 10,000 करोड़ रुपीस इंक्रीज करना है, क्योंकि एनएससी के जो F&O सेगमेंट है उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम का। तो उसकी वजह से जो सेटलमेंट गारंटी फंड है इसको भी 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए पे इंक्रीज करना है। तो इसके लिए एनएससी ने 1500 करोड़ रुपए एडिशनल जमा किए हैं। जो FY23 था उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए जमा किए थे। तो इस साल में जो FY24 है उसमें 1500 करोड़ एक्स्ट्रा किए और 200 पहले थे, मतलब टोटल 1700 करोड़ रुपए के आसपास उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम हो गया है। मतलब रिवेन्यू में इंक्रीज 28% का है और जो पैट ग्रोथ है वो ओनली 13% की दिखाई दे रही है। एक बार ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर देख लेते हैं। FY20 में 1884 करोड़ था, जो FY21 में 3573 करोड़ हो गया, 89% की पैट ग्रोथ थी। फिर FY23 में 45% की पैट ग्रोथ, FY23 में 41% की पैट ग्रोथ थी। अभी FY24 में टोटल पैट 8305 करोड़ हो गया, जो पिछले साल FY23 में 7355.99 करोड़ था। तो अब की बार जो ये पैट ग्रोथ है वो ओनली 13% की ग्रोथ है और रिवेन्यू ग्रोथ 28% की है। ये कम जो पैट ग्रोथ है ये जो 1500 रुपये एडिशनल सेटलमेंट गारंटी फंड में डाल दिए उसकी वजह से ये जो पैट ग्रोथ कम दिखाई दे रही है। नहीं तो देखो यहाँ पे 59% पैट ग्रोथ थी, तो यहाँ पे 59% रिवेन्यू ग्रोथ थी, तो ये 89% पैट ग्रोथ थी। यहाँ पे 43% रिवेन्यू ग्रोथ थी, तो ये 45% पैट ग्रोथ थी। तो अभी FY24 में रिवेन्यू ग्रोथ तो 28% है, बट जो पैट ग्रोथ है वो ओनली 13% है। अगर ये SGF में 1500 करोड़ रुपए जमा ना करते तो इस बार अगर इस पे 25% का टैक्स भी लगाते हैं तो 1125 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पैट आता। तो 8305 प्लस 1125 देखेंगे तो हम पैट 9430 हो जाता। और ये जो पैट ग्रोथ FY23 से ये 28% थी, जो रिवेन्यू ग्रोथ के इनलाइन है 28%। ये जो SGF में डाला है ये अभी 10,000 करोड़ तक ही लेके जाना है। अभी 8800 मतलब 8800 करोड़ रुपए के आसपास का भी SGF फंड हो गया है। 1200 करोड़ रुपए और डालने हैं इसमें। इसका EPS और डिविडेंड ग्रोथ कितना है, जो अर्निंग पर शेयर है एनएससी का वो FY23 में 38 रुपीज़ था, FY22 में ये 104 करोड़ हो गया और अभी FY24 में 167 रुपीज़ हो गया है अर्निंग पर शेयर। और इसका डिविडेंड भी देखो कैसे इंक्रीज हुआ है। FY20 में 22.8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 21 में 24.75 रुपीज़, FY22 में 42 रुपीज़ और अभी FY23 में दिया था पिछले साल 80 रुपीज़ और अभी करंट FY24 में 90 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक शेयर पे 90 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जो पिछली बार ये 80 रुपये का डिविडेंड मिला था, ये 16 अगस्त 23 इसका डिविडेंड का डेट था और जो ये क्रेडिट हुआ था वो 20-22 अगस्त के आसपास क्रेडिट हो गया था। तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एनएससी अनलिस्टेड शेयर का वो लगभग 6000 से 6500 के बीच में चल रहा है। अगर 6500 के हिसाब से 167 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है तो पी रेशो निकालते हैं तो 38 का पी रेशो आ रहा है। और अगर अब वो कोर जो SGF है वो अगर ना देना पड़ता तो वो 190 रुपीज़ के आसपास ये आ जाता
जो अर्निंग पर शेयर है, तो उस टाइम के अगर 6500 के हिसाब से इसका देखें तो पी वो 34 रुपीज़ का ही है। ये एनएससी का जो अनलिस्टेड शेयर है उसका जो प्राइस है वो है, अभी देखिए ये सितंबर अक्टूबर 2021 के आसपास ये 3700 रुपये के आसपास चल रहा था, और ये अभी अक्टूबर नवंबर 2023 तक लगभग 2 साल तक ये 3400 से 3800 के आसपास का ही चलता रहा। अभी दिसंबर 23 और जनवरी 24 से ये एकदम अभी ये एकदम शेयर प्राइस 6000 से 6500 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी एनएससी का एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं इसके पीयर्स के साथ में। अभी एनएससी का जो पी रेशियो है वो भी हमने चेक किया पिछली स्लाइड में, वो 38 का पी आ रहा है। एनएससी का रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है, और डिविडेंड यील्ड जो 90 रुपीज़ का 6500 के हिसाब से देखते हैं तो 1.38% आ रहा है। इसका 3 ईयर का रिवेन्यू ग्रोथ लगभग 40% है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 40% है। इसका मेन पीयर है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका पी भी देखो कितना ज़्यादा है, 80 रुपीज़ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बीएससी का 15 ही है। डिविडेंड यील्ड 0.45% है। 3 ईयर का रिवेन्यू ग्रोथ 36% है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 36% है। ऐसे ही आप एमसीएक्स दे सकते हैं। ये जो एनएससी और जो बीएससी हैं ये ड्यूओपोली है अपना इंडियन एक्सचेंज के मामले में, स्टॉक ट्रेडिंग में ये दो ही बड़ी एक्सचेंज है। एनएससी का कैश मार्केट में लगभग 92% का मार्केट शेयर है, और बीएससी तो रिमेनिंग जो 8% है वही है। एफ&ओ में लास्ट ईयर तक तो एनएससी का मार्केट शेयर लगभग 100% था, पर अभी बीएससी के भी सेंसेक्स और बैंकेक्स में एफ&ओ ट्रेडिंग शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा मार्केट शेयर एनएससी का कम हो गया है। ऐसे ही आप कैम्स के फिनटेक और प्रोटीन सीडीएसएल का भी आप पी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। इसमें आप देखोगे तो इन सब के मुकाबले एनएससी का 6500 के प्राइस पे भी पी रेशियो 38% आ रहा है, और ये जो एनएससी है वो मार्केट लीडर है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको खरीदना है तो। मैंने एनएससी के शेयर परचेज किए हैं, 2 बार परचेज किए हैं। तो अगर आप जैसे परचेज करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। ये इसका एक स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, जो सीडीएसएल से आता है। आप कोई भी शेयर अगर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं तो सीडीएसएल से एक ईमेल आता है, ये इसी टाइप का ईमेल आएगा जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसका ISIN लगा हुआ है, क्वांटिटी हाइड कर रखी है, क्रेडिट हुआ है। ये आपका जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ऐसा आ जाएगा आपका। और दूसरा, ये आपको जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट है, आप जीरोधा में ट्रेड करते हो, गरो में, एंजल में, ICICI डायरेक्ट में या किसी में भी, तो वो आपके जो ट्रेडिंग ऐप है उसके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देगा ये। इसके लिए आपको CDSL का जो ईजीएस्ट है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आपका डीमेट अकाउंट NSDL में है तो उसके बैकएंड में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर दिखाई देगा ये। ट्रेडिंग ऐप में आप चेक करोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। जैसे मेरा CDSL में अकाउंट है, तो CDSL का जो पोर्टफोलियो सेक्शन है अकाउंट डिटेल्स में, उसमें आप देखेंगे तो इसमें ISIN लिस्टिंग में अनलिस्टेड दिखा रहा है कि लिस्टेड नहीं है। पेड अप वैल्यू इसका, फेस वैल्यू इसका 1 है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो लिस्टेड है उनका तो क्लोजिंग प्राइस में दिखता रहता है, इसमें 1 ही रहेगा ये फेस वैल्यू पे, और ये करंट होल्डिंग्स में दिखा देगा कि आपका कितना है। अगर आप शेयर परचेज कर रहे हैं तो आप कहीं उसमें चेक करते रहो तो उसमें दिखाई नहीं देगा, आपको बैक एंड में ही चेक करना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं कि इसका फुल प्रोसेस क्या है अनलिस्टेड शेयर का बाई करने के लिए। जो अनलिस्टेड शेयर बाई करने के लिए बहुत से ब्रोकर हैं अवेलेबल, आप इंटरनेट से उनको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनका रेटिंग वगैरह देख के, या किसी दोस्त ने किसी से बाई किया है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर सही है। मैंने किस ब्रोकर से लिए हैं, मैंने 2 बार परचेज किए हैं। मैंने किससे परचेज किए हैं, अगर आप कमेंट में या फिर मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं, मैं वो ब्रोकर का नाम बता दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ठीक रहा था उनके साथ। तो सबसे पहले तो आप अपना ब्रोकर चूज कर लीजिए कि आप किसके थ्रू ले रहे हैं, और उसके बाद प्राइस फिक्स कर लीजिए। इसमें प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहता है, एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में 200-300 रुपये का डिफरेंस भी मिल जाता है। एक ब्रोकर ज़्यादा में हो सकता है देता हो तो दूसरा ब्रोकर कम में देता हो, तो आप एक बार उसमें प्राइस एक बार चेक कर लीजिए। अभी जो करंट प्राइस है 6000 से 6500 के बीच में चल रहा है, और नॉर्मली इसमें 2 टाइप के ब्रोकर हैं। तो मैं तो
दोनों टाइप से ही खरीद चुका हूँ। एक ब्रोकर हैं वो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 100 क्वांटिटी वो दे देंगे जो स्मॉल ब्रोकर है, और कुछ बड़े ब्रोकर हैं वो आपको मिनिमम 1000 क्वांटिटी सेल करेंगे। तो आपको मतलब 1000 क्वांटिटी से कम देंगे नहीं जो बड़े ब्रोकर हैं। और जो बड़े ब्रोकर हैं वो प्राइस भी कम दे देंगे। अगर आप जैसे 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और आप 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम मिल जाएगा आपको। तो प्राइस उसके बाद प्राइस आपने फिक्स कर लिया तो उसके बाद क्या है, नॉर्मली जो ब्रोकर्स हैं या जो सेलर है वो आपको इसके लिए एडवांस में ही पेमेंट मांगता है। कोई इसका फिक्स रूल नहीं है, कुछ तो आपको 100% एडवांस के लिए बोलेंगे, और कुछ फिर 50-50% रहता है। 50% आप पहले दे दीजिए और 50% स्टेज 1 अप्रूवल के बाद ले लेते हैं। वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। मैंने जो फर्स्ट टाइम जो खरीदा था तो उसमें 50% एडवांस था और 50% बाद में था, और जो सेकंड टाइम खरीदा था उसमें 100% पेमेंट अप फ्रंट ही था, मतलब एडवांस में ही सारा पेमेंट करना था। तो आप पेमेंट का देख लेना अपने ब्रोकर से कि कैसे करना है। तो इसके बाद क्या होगा, आप उसको एडवांस पेमेंट कर देंगे तो जो ब्रोकर है जो सेलर है तो वो एक सेल परचेज एग्रीमेंट बनाएगा। ये स्टैम्प पेपर पे बनाते हैं, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस जो भी डील होंगी उसकी लिख देंगे कि कितने महीने के अंदर डील कंप्लीट होगी, और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है सारा उसमें लिख देंगे। और दूसरा स्टेज 1 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें 5-6 स्टैम्प पेपर लगते हैं अराउंड 500 रुपीज़ के। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज जो पूरा प्रोसेस है इसमें 4-5 हज़ार रुपये का तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज ही हो जाता है। तो वो एडवांस पेमेंट के बाद सेलर क्या करेगा, एसपीए बनाएगा, सेल परचेज एग्रीमेंट, और स्टेज 1 डॉक्यूमेंट्स के जो फिट एंड प्रॉपर जो एनएससी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सेट फॉर्म है उनके पास, वो आपको उसको बनाएगा और वो बायर के पास भेज देगा उसको साइन करने के लिए। इंक साइन होता है ये। तो फिर बायर क्या करेगा, उसको इंक साइन करेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने सिग्नेचर के बाद वापस सेलर को भेज देगा। तो उसके बाद सेलर क्या करेगा, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी सेलर ने तो पहले ही साइन कर दिए थे वो, और बायर ने भी साइन करके उसके पास वापस भेज दिए। तो अभी वो क्या करेगा, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेज 1 अप्रूवल के लिए एनएससी के पास भेज देगा कि जो बायर है उसका नाम जो एनएससी है वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, वो एनएससी के अप्रूवल पे डिपेंड करेगा। तो अगर एनएससी अप्रूवल दे देता है तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर एनएससी बायर को अप्रूवल नहीं देता है तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा जो सेल परचेज एग्रीमेंट है, और जो पैसा दिया है वो आपको सेलर रिफंड कर देगा, जितना भी उसका चार्जेज वगैरह है जो स्टैम्प पेपर वगैरह का वो काट के। अगर एनएससी नेम अप्रूवल दे देता है तो सेलर आपको मतलब कि बायर को इंटीमेट करेगा, और उसके बाद एक बायर को अपने डीपी वेरिफिकेशन करवाना होता है अपने डीपी से। डीपी मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जैसे आपका अकाउंट ग्रो में है तो आप ग्रो से उसको वेरीफाई करवाएंगे, और अगर अप स्टॉक्स में है तो अप स्टॉक्स वाले से कराएंगे। तो डीपी वेरिफिकेशन क्या है, वो एक मतलब नो ऑब्जेक्शन भी बोलते हैं इसको। तो वो नो ऑब्जेक्ट करेगा कि जो एनएससी के शेयर अगर उसमें आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो आपको और आपके डीपी को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपको वो डीपी वेरिफिकेशन मिल जाएगा अपने डीपी से। तो उसके बाद आप वो डीपी वेरिफिकेशन लेटर आप सेलर को भेज देंगे। तो उसके बाद सेलर क्या करेगा, उस डीपी वेरिफिकेशन लेटर को प्लस आपको फुल पेमेंट तो ले ही लेगा वो अभी नेम अप्रूवल के बाद, जो फुल पेमेंट का रिसिप्ट है वो, और जो उसका डीआईएस स्लिप है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जो हार्ड कॉपी है शेयर ट्रांसफर करने के लिए, जैसे अपना बैंक अकाउंट के लिए चेक होता है वैसे ही शेयर ट्रांसफर के लिए एक डीआईएस स्लिप होता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है अपने डीमेट अकाउंट से डेबिट, पहले ही डीआईएस स्लिप काम आती थी। तो डीआईएस स्लिप को अपना साइन करेगा सेलर और अपने डीपी से वेरीफाई करवाएगा कि इसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो ये और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एनएससी को भेज देगा, वो स्टेज 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये, एनएससी को शेयर ट्रांसफर के लिए भेज देगा। तो एनएससी ये जो सारे स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, और वो जो एनएससी का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम, और जो भी डिपॉजिटरीज है सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल,
ये डिपेंड करेगा कि जो सेलर है उसका डीमैट अकाउंट CDSL में है या NSDL में है। उसको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि आप इतने शेयर, जैसे आपने 100 शेयर लिए तो सेलर के अकाउंट से 100 शेयर निकाल के वो बायर के अकाउंट में डाल देगा, NSE उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर फिर उसके बाद जैसे आपके अकाउंट में शेयर आएगा तो उसमें CDSL या NSDL से आपको SMS और ईमेल भी आ जाएगा जैसे नॉर्मली आता है। तो फिर जो बायर है वो अपने डीमेट अकाउंट में CDSL या NSDL की वेबसाइट पे बैकएंड में जाके चेक कर सकता है वो। और ये जो आपके शेयर्स हैं ये आपके वो बता ही दिया कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, आपको NSDL और CDSL की बैकएंड में जाके ही चेक करना पड़ेगा। इसमें दूसरा क्या है कि SP है जो सेल परचेज एग्रीमेंट, वो 2 टाइप के हैं, एक सिंगल SPA है और एक डबल SPA है। सिंगल SPA क्या मतलब क्या मतलब है, जो सेलर है, सेलर अपने डीमेट अकाउंट में NSE के शेयर होल्ड कर रहा है और वो आपको बेच रहा है, मतलब इसमें उसके पास शेयर हैं डीमेट में और आपको बेचेगा, तो सिंगल SPA हो गया वो। तो इसमें क्या है, कई ब्रोकर तो है वो सेलर से शेयर लेके आपको बेचेंगे, बीच में ब्रोकर रहता है, और कई ब्रोकर ही सेलर होते हैं, मतलब जो ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में शेयर है वो डायरेक्ट बेचेगा। तो अगर आप ऐसे बाई करना चाह रहे हो तो जो ब्रोकर है उसी के अकाउंट में है तो उसमें आसानी रहती है और वो जल्दी भी शेयर आ जाते हैं। ये हो गया सिंगल SPA। दूसरा है डबल SPA। डबल SPA में क्या करेगा, जो एक सेलर है, सेलर 1 है, वो किसी दूसरे सेलर को भेजेगा, दूसरे सेलर 2, मतलब कि वो हमारे लिए सेलर 2 है, पर वो फर्स्ट सेलर है उसके लिए तो वो बायर है, वो किसी ब्रोकर के थ्रू, जैसे सेलर 1 है वो 5 लाख शेयर सेलर 2 को बेचेगा, सेलर 2 हमारे लिए है, सेलर 1 के लिए तो ये बायर है, ये 5 लाख शेयर इसको भेजेगा। इनका जैसे भी स्टेज 1 अप्रूवल हो जाएगा तो इसके अकाउंट में तो शेयर आए नहीं है डीमेट अकाउंट में, बायर के, जो सेलर 2 है, सेलर 1 का जो बायर है इसके अकाउंट में आए नहीं, पर इसका अप्रूवल हो गया तो ये समझ रहा है कि मेरे पास शेयर आ गए हैं। इसके बाद ये जो सेलर 2 है ये अपने को बेचेगा, यानी कि बायर या रिटेल इन्वेस्टर को ये बेचेगा। तो यहाँ पे भी एक SPA बनेगा और एक SPA यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, इसके डीमेट अकाउंट में तो शेयर है नहीं इस वाले के में, और ये बिना ही डीमेट अकाउंट के हमें बेच रहा है, तो इसको डबल SPA बोलते हैं। एक सेल परचेज एग्रीमेंट यहाँ पे बना और दूसरा एक ये जो SPA है सेल परचेज एग्रीमेंट इसमें बना। इसमें ये जो डबल SPA है इसमें पैसा थोड़ा कम लगता है, आपको प्राइस थोड़ा कम मिल जाएगा, पर इसमें जो डिफ़ॉल्ट होने के चांस ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट इन द सेंस आपका पैसा लेके नहीं भागेंगे। पर इसमें अगर ये जैसे सेलर 1 है, ये किसी भी कारण से अगर इसको शेयर नहीं बेच पाता है तो ये जो है ये आपको शेयर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके डीमेट में तो है नहीं। अगर जैसे सिंगल SPA था तो उसने तो अपने डीमेट में है, तो डीमेट से तो आपको भेज ही देगा। इसमें बीच में कि चेन सिस्टम हो गया, इसमें बीच में 2 सेलर आ गए, तो इसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे आजकल 4 से 5 महीने लगते हैं शेयर ट्रांसफ़र होने में, अगर सिंगल है तो वो 4 से 5 महीने में आ जाएगा सिंगल SPA में, और अगर डबल SPA है तो 4-5 महीने तो इसमें लगेंगे और 4-5 महीने फिर इसके बाद लगेंगे। इसमें कई बार सेलर है वो आपको शेयर ट्रांसफ़र नहीं करेगा और आपको पैसे भी रिफ़ंड कर देगा। ये सेम कहानी हुई थी अभी जनवरी 24 में। एक जो फॉरेन सेलर थे उन्होंने 5 लाख रुपए एक अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन 5 लाख शेयर्स NSE के SPA कर लिया था कि वो 5 लाख शेयर इसको देंगे, जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे। तो इसने क्या किया, उस 5 लाख के शेयर के बदले आगे इसने जो नेक्स्ट जो इन्वेस्टर थे वो भी इंस्टीट्यूशनल थे, 1.5 लाख शेयर का इस पे पैसा ले लिया नेक्स्ट वाले पे, कि वो मेरे को 5 लाख शेयर देगा और मैं 1.5 लाख आपको बेच दूंगा। तो फिर ये जो फर्स्ट सेलर था इसने जो 5 लाख शेयर ट्रांसफर करने से मना कर दिया, मतलब बेचने से मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तो इसके बाद जो इसने 1.5 लाख शेयर आगे बेचे थे वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब उसको भी वो शेयर नहीं दे पाया, और इसने फिर जो दूसरा सेलर था उसके पैसे रिफंड कर दिए। और इसके बाद जो प्राइस उस टाइम पे NSE का प्राइस चल रहा था 3,500 रुपये के आसपास, और उसके बाद इसका प्राइस 4,200 के आसपास बढ़ गया था इसी दौरान 1-2 महीने के अंदर। तो जो ये जो जिसको 1.5 लाख शेयर सेल किए थे, वो जो इंडिविजुअल था उसने
जो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को नहीं किया, तो इसमें जो डबल एसपीए है उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप एनएससी शेयर खरीदना चाहते हैं तो जो सिंगल एसपीए वाला है उससे ही खरीदेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट का चांस है नहीं, मतलब पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं। नॉर्मली अगर प्राइस सेम सा ही रहता है तो सेलर आपको शेयर ट्रांसफ़र कर देगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, 4-5 महीने लग जाते हैं। अगर प्राइस एकदम ज़्यादा ऊपर भाग जाता है तो फिर थोड़ा सा डाउट रहता है। अगर आपको एनएससी अनलिस्टेड शेयर बाई करने के लिए मैंने किससे खरीदे हैं अगर आपको पूछना है तो ये ईमेल आईडी है villagerinvestor@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हैं और इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैंने भी पिछले 1 साल में ही खरीदे हैं, मैंने 2 बार खरीदे हैं। एक बार तो छोटे जो 100 शेयर मिनिमम में डील करते हैं उनसे खरीदा है और एक बार इंस्टीट्यूशनल जो सेलर हैं उनसे खरीदे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। अनलिस्टेड शेयर हो तो पी रेशियो वगैरह तो बता ही दिया कि अभी भी इसमें जैसे 4-5 महीने लगते हैं, तो ये अनलिस्टेड शेयर है जो एनएसई का, इसका पी रेशियो अभी जैसे 30-80 है। तो इसमें अभी भी ये ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे बीएसई तो 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है और ये मोनोपोली टाइप बिजनेस है ही एनएसई का, और ये सालों साल चलता रहेगा। किसी का भी कंपनी कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए तो एनएसई का तो ट्रांजैक्शन चार्जेज वगैरह आता ही है, और एफ एंड ओ तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है। तो इसमें एक जो एनएससी का एनुअल जो रिपोर्ट है उसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जो उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें कितना % मार्केट शेयर वगैरह है वो उसमें दिख जाएगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर FY24 था, इसका जो अभी Q4 के रिजल्ट आए थे उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है एनएससी का, जो मैंने बताया था इन्वेस्टर रिलेशन में जाकर एनएससी की साइट पे वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो Q4 का रिजल्ट है ये 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इसमें। ये तो पूरा Q4 वाले हैं। अभी जो कंसोलिडेटेड FY24 का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट 16,352 रुपीज़ का रेवेन्यू ग्रोथ है। ये YOY इंक्रीज 28% है जो बताया था। इसमें जो मैं आपको बता रहा था, जो ये जो SGF है, कोर SGF, इसमें इन्होंने 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है, उसकी वजह से ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अभी जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 67.79 रुपीज़ का है, और जो SGF है वो 8819 करोड़ रुपीज़ का भी हो चुका है। ये 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, जो अभी रिसेंटली होने ही वाला है। 1 या 2 क्वार्टर और 500 करोड़ रुपये डालेंगे तो उसमें पहुंच जाएगा। तो ये देखिए इसका मार्केट शेयर, ये जो मार्केट ग्रोथ है कैश मार्केट में 127% Q4 का, ये तो ऊपर पूरा FY24 का देख लेते हैं। 52% का ग्रोथ हुआ है, तो एनएससी की वॉल्यूम भी 51% से ग्रो हुई है। जो इक्विटी फ्यूचर्स में 15% का ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ मार्केट ग्रोथ 15% का है, तो एनएससी की वॉल्यूम ग्रोथ 15% ही है। इक्विटी ऑप्शंस में 32% का मार्केट ग्रोथ है और एनएससी की वॉल्यूम ग्रोथ 28% है। ये जो मार्केट ग्रोथ है उससे कम ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि अभी बीएससी के भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस शुरू हो गए हैं, सेंसेक्स का और बैंकेक्स का, और बीएससी अभी रिसेंटली अपने जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उनको भी शुरू करने वाली है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डेंट पड़ रहा है एनएससी की जो टोटल मार्केट शेयर है उसमें। बाकी तो ग्रोथ तो 28% बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अभी देखो मार्केट शेयर कितना है एनएससी का। कैश मार्केट में पिछले साल भी 93% मार्केट शेयर था और 93% इस साल भी है, यानी कि 93% मार्केट शेयर है। जो रिमेनिंग 7% है वो बीएससी के पास है। तो 100 में से जो 93 ट्रेड हो रही है वो एनएससी पे ट्रेड हो रही है। ऐसे ही फ्यूचर्स में पहले 100% था, अभी 99.94% हो गया, और इक्विटी ऑप्शंस में 100% था पहले पिछले साल, जो भी घट के 96.9% हो रहा है।
अभी जो रिसेंट क्वार्टर्स आएंगे तो उसमें हो सकता है इक्विटी जो ऑप्शंस का है वो मार्केट शेयर थोड़ा सा और कम हो जाए। ये करेंसी के जो फ्यूचर्स है उसमें 68% से इंक्रीज हो गया, 75% हो गया, और करेंसी ऑप्शंस में 97% से 99% हो गया मार्केट शेयर। तो ये है एनएससी अनलिस्टेड शेयर के बारे में। अगर आप एनएससी का जो अनलिस्टेड शेयर है बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। फ्यूचर में जब इसका आईपीओ आएगा तो आप उसको आसानी से फिर सेल कर सकते हैं। हाँ, एक और वीडियो में किसी से देखा था, कोई बोल रहा था कि आप जैसे इसको एक बार परचेज कर लेते हैं तो आप सेल नहीं कर सकते। इसका क्या है प्रोसीजर, अगर आप इसको एक बार बाई कर लेते हैं तो आप ओपन मार्केट में तो सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप खरीद रहे हैं तो उसी तरह आप ब्रोकर के थ्रू इसको आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप ब्रोकर से खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे वही एसपीए आपके बिहाफ पे बनेगा, आप एसपीए साइन करेंगे और जो ब्रोकर है वो बायर बनेगा, तो उस तरह से आप इसको सेल भी कर सकते हैं, पर उसमें प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर ये एनएससी फिर बाद में लिस्टेड होता है और आपके पास ऑलरेडी इसके शेयर हैं, यानी कि पहले आप परचेज करके रखे हैं, तो जो लिस्टिंग डेट है उसके 6 महीने तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद ही आप उसको जो लिस्टिंग के बाद ओपन मार्केट है उसमें सेल कर सकते हैं। इसका आईपीओ आने के बाद आपको वो अपनी ट्रेडिंग ऐप में ही दिखना शुरू हो जाएगा, पोर्टफोलियो में, जैसे ज़ीरोधा है या ग्रो है, कोई भी आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं। अभी तो अनलिस्टेड है वो, उसके बाद जब लिस्टेड हो जाएगा तो आप उसी से सेल कर सकते हैं, आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अगर आपको कोई भी कुछ क्वेरी है तो आप villagerinvestor@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।